नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अर्थ निर्णय के साधन भाग 2। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था अर्थ निर्णय के साधन, लेकिन वो अर्थ निर्णय के साधन एकार्थक शब्दों पर था। एकार्थक, जिसके एक अर्थ होते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है, ये अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधन पर हम लोग विचार करेंगे। ये जो पाठ है वो अर्थ विज्ञान के अंतर्गत आता है और अर्थ विज्ञान जो है वो हिंदी भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो हम लोग बिना विलंब किए शुरू करते हैं अर्थ निर्णय के साधन। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे अनेकार्थक शब्दों का अर्थ निर्णय क्यों करें। ठीक है, तो देखिए, विश्व की लगभग सभी भाषाओं में दो तरह के शब्द उपलब्ध होते हैं। पहला तो होता है एकार्थक, अर्थात जिसके एक ही अर्थ उपलब्ध होते हैं, और दूसरा होता है अनेकार्थक, अर्थात जिसके अर्थ एक से अधिक हो, उसे हम लोग अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो साहित्य दर्पण में अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के साधनों की तालिका प्रस्तुत की गई है, जिसकी संख्या 14 है। अर्थात 14 तरीकों से हम अनेकार्थक शब्दों का अर्थ निर्णय कर सकते हैं, और वो कुछ इस प्रकार है। पहला है संयोग, दूसरा है वियोग, तीसरा है साहचर्य, चौथा है विरोध, पांचवा है अर्थ, छठवां है प्रकरण, सातवां है लिंग, आठवां है सन्निधि, नौवां है सामर्थ्य, दसवां है औचित्य, 11वां है देश, 12वां है काल, 13वां है व्यक्ति और 14वां है स्वर। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग संयोग पर। देखिए, संयोग को अंग्रेजी में कोहेजन कहते हैं। व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का प्रसिद्ध संबंध संयोग कहलाता है। अनेकार्थक शब्दों में निश्चित अर्थ की तलाश में संयोग काफी सहायक होता है। उदाहरण के लिए यहाँ एक शब्द है द्विज। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं, द्वि का मतलब होता है दो, और ज का मतलब होता है जन्म लेना, अर्थात जो दो बार जन्म लेता है उसे ही हम लोग कहते हैं द्विज। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें दो बार जन्म लेती हैं, जैसे ब्राह्मण एक बार पैदा होता है और फिर जब उसकी थर्ड सेरेमनी होता है। पक्षी, उसका भी दो बार जन्म होता है। चंद्रमा, उसका भी दो बार जन्म होता है। दांत। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इन चार चीजों का जन्म दो बार होता है, इसीलिए इन्हें द्विज कहते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि द्विज को दान देना चाहिए, तो इसका सीधा अर्थ ब्राह्मण ही लिया जाएगा, क्योंकि दान का संबंध या दान का संयोग किससे होता है? ब्राह्मण से ही होता है। पक्षी से तो होगा नहीं, चंद्रमा से होगा नहीं और दांत से होगा नहीं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, कोहेजन या संयोग के माध्यम से हम लोग अनेकार्थक शब्दों का अर्थ निर्णय कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं वियोग पर। ये संयोग के ठीक उल्टा है। इसे हम लोग अंग्रेजी में सेपरेशन कहते हैं। प्रसिद्ध वस्तु संबंध के अभाव को वियोग कहा जाता है। मतलब वस्तु संबंध का अभाव है वहां पर। अनेकार्थी शब्दों के वास्तविक अर्थ निर्णय में इस साधन से भी हमें मदद मिलती है। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ एक देह शब्द है। तो देह के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यदि कहा जाए जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, अर्थात बिना देह के जीना और बिना पानी के नदी। तो यहाँ देह का अर्थ क्या होगा? यहाँ देह का अर्थ ऑब्वियसली शरीर ही लिया जाएगा। क्यों शरीर लिया जाएगा? क्योंकि जीवन के वियोग अथवा अभाव में देह का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। उसी प्रकार पानी के अभाव में नदी का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सेपरेशन या वियोग के माध्यम से भी हम लोग अनेकार्थक शब्दों के अर्थ का निर्णय कर सकते हैं। अब तीसरे में आते हैं, जो है साहचर्य, और साहचर्य को हम लोग अंग्रेजी में एसोसिएशन कहते हैं। देखिए, साहचर्य का अर्थ है संपर्क में रहना। निरंतर एक साथ प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों से भी अर्थबोध में सहायता होती है। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं राम सीता। ठीक है ना, राम सीता। तो देखिए, एक और राम के अनेक अर्थ हैं, जैसे दशरथ पुत्र राम, जो हम लोग फेमसली जानते हैं। उसके बाद एक बलराम भी है और परशुराम भी है। वहीं सीता के भी अनेक अर्थ हैं। देखिए, जनक दुहिता, अर्थात जनक की बेटी, तथा हल की नोक। हल जो किसान
खेती के दौरान यूज़ करता है। हल की नोक को भी सीता कहा जाता है। तो यहाँ पर राम और सीता साहचर्य या एसोसिएट होकर आए हैं या एक साथ प्रयुक्त हुआ है राम और सीता शब्द, इसीलिए इसका अर्थ कुछ और ना होकर दशरथ पुत्र राम तथा जनक की पुत्री सीता ही लिया जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग साहचर्य से अनेकार्थक शब्दों के अर्थ का निर्णय करना। अब हम लोग आ जाते हैं अगले बिंदु पर, जो है विरोध। विरोध को हम लोग अंग्रेजी में कॉन्ट्रैरी कहते हैं, कॉन्ट्रैरी। जैसे हम लोग अभी साहचर्य से शब्दों का अर्थ निकाल रहे थे, वैसे ही हम लोग विरोध से भी शब्दों का अर्थ निकालते हैं। विरोध का अर्थ होता है पारस्परिक वैमनस्य। विरोध का अर्थ क्या हुआ? पारस्परिक वैमनस्य। यदि कहा जाए कि लंका में राम रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, तो लंका में राम रावण के बीच तो युद्ध हुआ ही था, तो यहाँ राम का अर्थ दशरथ पुत्र ही जाना जाएगा, ना कि बलराम, ना कि परशुराम। क्योंकि राम रावण का जो विरोध है, राम रावण में जो कॉन्ट्रडिक्शन है या राम रावण में जो मतभेद है, वो बहुत पहले से है, हम लोग इससे चिर परिचित है। इसीलिए अगर कोई भी शब्द संयुक्त रूप में आ रहा है लेकिन दोनों में विरोध हो, तो उससे भी हम लोग अनेकार्थक शब्दों के अर्थ का निर्णय कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं पांचवें बिंदु पर, जो है अर्थ। अर्थ को हम लोग सिंपल भाषा में मीनिंग कहते हैं। देखिए, इसे हम लोग प्रयोजन के सेंस में भी ले लेते हैं। प्रयोजन, एप्लीकेशन। आप अर्थ कहिए या प्रयोजन कहिए, ये एक ही सेंस में लेते हैं। देखिए, बहुअर्थी शब्दों में निश्चित अर्थ की तलाश इसके माध्यम से हो सकती है। जैसे एक शब्द है कर, ठीक है, इसके अनेक अर्थ हैं। कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण अर्थात रेज भी होता है, टैक्स भूतकालिक प्रत्यय, और सूंड हाथी की सूंड, ये भी कर का मतलब होता है। और यदि कहा जाए हाथी का कर काट लिया जाए तो वह पानी नहीं पी सकता, तो टोटल सेंटेंस क्या है? हाथी का कर काट लिया जाए तो वह पानी नहीं पी सकता। तो यहाँ पर कर का क्या अर्थ निकलेगा? सिंपल, यहाँ पर कर का अर्थ निकलेगा सूंड, ठीक है। यहाँ कर का अर्थ सूंड ही होगा, क्योंकि हाथी पानी पीने का काम सूंड से ही कर सकता है। यहाँ पर हाथ, किरण, टेक्स्ट अथवा भूतकालिक प्रत्यय का प्रयोग होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सूर्ण का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, शब्दों के अर्थ से भी हम लोग अर्थ निर्णय कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं छठे बिंदु पर, जो है प्रकरण। इसे हम लोग प्रसंग भी कहते हैं और अंग्रेजी में कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं। अर्थ निर्णय का यह महत्वपूर्ण साधन है। प्रसंग भेद से एक ही कथन कई अर्थ बिखरता है। कैसे? देखिए, कक्षा की घंटी, यहाँ हम लोग घंटियों की जो चित्र देख रहे हैं, तरह तरह की घंटियों के चित्र यहाँ उपस्थित है ना? तो देखिए, कक्षा की घंटी अलग हुई, परीक्षा की घंटी अलग हुई, टेलीफोन की घंटी अलग हुई, प्लेटफॉर्म की घंटी अलग हुई, सड़क पर खाद्य पदार्थ बेचते समय विक्रेता जब घंटी बजाता है तो वो घंटी अलग हुई, साहित्यिक कार्यक्रमों में बजने वाली घंटी अलग हुई। साहित्यिक कार्यक्रमों कहने का मतलब है क्विज कंपटीशन, उसमें जो घंटी बजती वो अलग हुई। साइकिल की घंटी अलग हुई, कचहरी अथवा खजाने की घंटी अलग हुई, कारागार में बजने वाली घंटी तथा किसी के आगमन की सूचना देने वाली घर में लगाई गई घंटी वो अलग हुई। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि घंटी के साउंड अलग अलग है और उसका अर्थ भी अलग अलग आ रहा है प्रसंग के अनुसार। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि प्रसंग से भी हम लोग अनेकार्थक शब्दों के अर्थ का निर्णय कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं लिंग पर। देखिए, यहाँ जो लिंग है इसे आप लोग जेंडर के सेंस में मत लीजिए, इसे आप एक आइडेंटिफिकेशन के सेंस में लिख लीजिए, पहचान के सेंस में लीजिए। और लिंग से भी या आइडेंटिफिकेशन से भी हम लोग अनेकार्थक शब्दों के अर्थ का निर्णय कर सकते हैं। देखिए, यहाँ जो लिंग का अर्थ है वो चिन्ह विशेष से है, ठीक है। उक्त चिन्ह किसी विशेष अर्थ का द्योतक है। कैसे? देखिए, यदि कहा जाए कि अंबर में सघन जलधर छाए हुए हैं, तो देखिए यहाँ जो एक जलधर शब्द है ये अनेकार्थी शब्द है। कैसे?
जलधर का मतलब तो सागर भी होता है और जलधर का मतलब बादल भी होता है। लेकिन यहाँ देखिए छाए हुए है, तो इस छाए हुए को पहचान बनाकर हम लोग देखेंगे कि छाने का काम बादल तो कर सकता है, लेकिन छाने का काम सागर नहीं कर सकता। इसीलिए इस छाए के आधार पर हम लोग ये जो जलधर शब्द है उसका अर्थ बादल ही लिया जाएगा, समुद्र नहीं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन या वाक्यों में आए किसी शब्द की पहचान दूसरे शब्द से करके हम लोग अनेकार्थक शब्दों का अर्थ निर्णय कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 8वें नंबर पर जो है सन्निधि, और सन्निधि को हम लोग अंग्रेजी में क्लोजनेस कहते हैं। सन्निधि का सामान्य अर्थ है सन्निकटता या समीपता, क्लोजनेस। देखिए, शब्दों की पारस्परिक निकटता भिन्नार्थक शब्दों में निश्चित अर्थ तय करने में सहायक होती है। उदाहरण के तौर पर लीजिए राणा शिवाजी। तो राणा शिवाजी उपाधिधारी अनेक व्यक्ति होंगे, ठीक है, जिन्हें राणा शिवाजी की उपाधि मिली होगी। किंतु राणा शब्द की सन्निधि, जब राणा शब्द शिवाजी के साथ आ जाता है तो ये हो जाता है छत्रपति शिवाजी, महान मराठी मानुस। और शिवाजी की सन्निधि जब राणा से हो जाती है, अर्थात जब शिवाजी राणा के साथ आते हैं, तो इस राणा का अर्थ होता है महाराणा प्रताप। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सन्निकटता या समीपता के आधार पर भी हम लोग अनेकार्थक शब्दों के अर्थ का निर्णय कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर हुआ राणा शिवाजी। तो जब राणा शिवाजी एक साथ आ गए तो ये हो गए महाराणा प्रताप और ये हो गए छत्रपति शिवाजी। अब हम लोग आ जाते हैं 9वें नंबर पर जो है सामर्थ्य। इसे हम लोग अंग्रेजी में एबिलिटी कहते हैं, योग्यता, एबिलिटी। देखिए, इसका अभिप्राय संबंधित कार्य को कर सकने की क्षमता से है। किसी कार्य को संपादित करने में जिस वस्तु की क्षमता का प्रयोग किया जाए, वहां उस सामर्थ्यवान वस्तु के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, तुम्हारी सफलता से मेरे हृदय को कल पड़ गया। तो अब आप यहाँ देखिए कल, तो इसमें कल शब्द जो है वो अनेकार्थी है। कैसे? कल का मतलब एक मशीन भी होता है, कल युग। कल कहने का मतलब हुआ बीता हुआ दिन, कल कहने का मतलब हुआ आने वाला दिन, और कल कहने का मतलब चैन भी होगा, सुकून भी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, योग्यता के आधार पर हम लोग ये तय कर लेंगे कि सफलता है और कल है। तो सफलता, किसी की सक्सेस को देखकर मेरे हृदय को कल, अर्थात मेरे हृदय को चैन मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सामर्थ्य या एबिलिटी के आधार पर भी हम लोग अनेकार्थी शब्दों का अर्थ निर्णय कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 10वें नंबर पर जो है औचित्य। औचित्य को हम लोग अंग्रेजी में जस्टिफिकेशन कहते हैं। औचित्य का आशय यहाँ योग्यता से है, एबिलिटी से ही है। अनेकार्थी शब्दों का निश्चित अर्थ योग्यता के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, आकाश मंडल में उगा हुआ द्विज अपनी शीतल चांदनी से लोगों को नहला रहा है। तो देखिए, आकाश मंडल में उगा हुआ द्विज, तो यहाँ द्विज हम लोगों ने पहले स्लाइड में भी देखा था। द्वि का मतलब हुआ दो, और ज का मतलब हुआ जन्म लेना। तो वो जो दो बार जन्म लेता है, तो चांद तो दो बार जन्म लेता है, तो शीतल चांदनी से। तो इस वाक्य में द्विज शब्द का अर्थ ना ही पक्षी होगा, ना ही ब्राह्मण होगा, और ना ही दांत होगा। क्या होगा? चंद्रमा। क्योंकि आकाश में उगकर चांदनी बिखेरने की योग्यता केवल तो चंद्रमा में ही है, इसीलिए ये होगा चंद्रमा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, औचित्य के माध्यम से भी हम लोग अनेकार्थी शब्दों के अर्थ निर्णय में, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि औचित्य या जस्टिफिकेशन के माध्यम से भी हम लोग अनेकार्थी शब्दों का अर्थ निर्णय कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 11वें नंबर पर जो है देश। यहाँ देश को आप कंट्री के सेंस में ना लेकर, ठीक है, आप इसे स्पेसिफिक प्लेस के सिंबल में लीजिए या स्थान विशेष के सेंस में लीजिए। स्थान विशेष से भी अनेकार्थी शब्दों का अर्थ निश्चित होता है। जैसे एक शब्द है गोली, तो गोली शब्द का अर्थ युद्ध के मैदान में कुछ और हो जाएगा। डेफिनेटली युद्ध के मैदान में बुलेट के सेंस में लिया जाएगा। और बच्चों की खेल में गोली का अर्थ अर्थात कंचे, जो कांच के बने होते हैं कंचे, और
दवा के संदर्भ में इस गोली का मतलब हो जाएगा कोई टैबलेट, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं शब्द एक ही है, लेकिन प्लेस टू प्लेस ये शब्द वैरी कर रहा है अपने मीनिंग में। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि स्पेसिफिक प्लेस या स्थान विशेष के आधार पर भी अनेकार्थी शब्दों का अर्थ निश्चित होता है। अब हम लोग आ जाते हैं 12वें नंबर पर, जो है काल, और काल को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं टाइम। समय जहां अर्थ निर्णय में सहायक हो, वहां काल वैशिष्ट्य होता है, अर्थात काल की विशिष्टता होती है। उदाहरण के लिए हम लोग एक शब्द लेते हैं मधु। मधु शब्द जो है इसके अनेक अर्थ होते हैं। इसे हम लोग सोमरस के सेंस में भी लेते हैं, शहद के सेंस में भी, दूध के सेंस में भी, वसंत के सेंस में भी, सूरा या शराब के सेंस में भी लेते हैं। और यदि कहा जाए कि मधु में कोयल का मादक स्वर किसे आकृष्ट नहीं करता? क्या कहा गया है कि मधु में कोयल का मादक स्वर किसे आकृष्ट नहीं करता? तो यहाँ पर इन पांचों में से मधु का क्या अर्थ निकलेगा? इन पांचों में से मधु का अर्थ निकलेगा वसंत। क्यों वसंत निकलेगा? क्योंकि कोयल जो है वो कूकने का काम वसंत ऋतु में करती है। यहाँ पर सोमरस, शहद, दूध या सुरा, इनका प्रयोग नहीं होगा, केवल और केवल वसंत का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि समय के अनुसार भी हम लोग देखते हैं कि अनेकार्थी शब्दों में अर्थ परिवर्तन होता है, और समय के माध्यम से हम लोग अनेकार्थी शब्दों का अर्थ निर्णय कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 13वें नंबर पर, जो है व्यक्ति। इस व्यक्ति को हम लोग अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं, और इसे आप कुछ अंशों में लिंग के सेंस में ले सकते हैं, जिसे हम लोग जेंडर कहते हैं, उस सेंस में ले सकते हैं। देखिए, व्यक्ति का अभिप्राय यहाँ पर सिंपली पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से है। लिंग भेद भी अर्थ स्पष्ट करने में काफी सहायक होता है। लिंग भेद, ओके। यहाँ पर एक शब्द हम लोग ले रहे हैं टीका। तो टीका शब्द को लिया जा सकता है, इसके अनेक अर्थ हैं। पहला अर्थ है तिलक, दूसरा है कलंक, तीसरा है पुस्तक की टीका, अर्थात कोई बहुत बड़ी पुस्तक है उसको संक्षिप्त में जो बताया गया उसे हम लोग कहते हैं टीका। उपहार, सोने का आभूषण विशेष, ठीक है, एक विशेष प्रकार का आभूषण होता है, उसे भी हम लोग टीका कहते हैं। और एक प्रकार की रस्म होती है, उसे भी हम लोग टीका कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ टीका का बहुत सारा अर्थ उभर कर सामने आ रहा है। मस्तक का टीका, मस्तक अर्थात फोरहेड, फोरहेड का टीका का आशय होगा तिलक, तो तिलक हो जाएगा पुल्लिंग। लेकिन वही ग्रंथ की टीका, देखिए ग्रंथ की टीका, तो ये जो टीका होगा ग्रंथ की टीका, तो ये जो टीका जिसे हम लोग व्याख्या कहेंगे, ये हो जाएगी स्त्रीलिंग। तो इस आधार पर हम लोग ये तय कर सकते हैं कि ये जो लिंग भेद है वो भी अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय करने में हमारी काफी मदद करती है। एक तरफ तो टीका जो माथे पे लगाया जाता है, वो जिसे हम लोग तिलक के सेंस में लेते हैं, वो पुल्लिंग है, और वही किसी पुस्तक की जब हम लोग व्याख्या कर देते हैं, जिसको हम लोग टीका कहते हैं, तो ये ग्रंथ की टीका क्या कहलाएगी? व्याख्या, और ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि लिंग भेद से भी हम लोग अनेकार्थी शब्दों के अर्थ का निर्णय कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम, जिसे हम लोग स्वर कहते हैं, और इसका प्रयोग अधिकाधिक संस्कृत में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्वरों के आरोह अवरोह अर्थात उतार चढ़ाव से भी अर्थ निर्धारण में काफी सहयोग मिलता है। वेदों में उद्दात, अनुद्दात तथा स्वरित स्वर अर्थ निर्णय में जहाँ सहायक होते हैं, वहीं स्वर रहित होने पर संबोधन सूचक हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्णय के कुल 14 साधनों पर विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।